वेलकम टू सबलाइन क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की और एजुकेशन की क्लास में आज हम कुछ करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अभी सीरीज हमारी चली रही है, तो 5 पार्ट हो चुके हैं और ये आज का जो पार्ट है वो 6 है। तो 5वें पार्ट में मैंने लास्ट में एक प्रश्न पूछा था आपसे। अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखा है या वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। तो आज पार्ट 6 है और 5वें पार्ट में मैंने जो लास्ट में प्रश्न पूछा है सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद आज की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन। तो पार्ट 5 में जो 10th यानी कि 10वां प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। तो वो कह रहे हैं कि जो टीचर एजुकेशन होती है अगर हम दूरस्थ माध्यम से कर सकते हैं तो ये जो डिस्टेंस मोड कहते हैं इसको, तो कौन सा इफेक्टिव जो है वो माध्यम होगा या इफेक्टिव पॉइंट होगा। 4 ऑप्शन है, एडुसेट, स्मार्ट क्लासेस, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा हिंदी में पढ़ेंगे ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर मुद्दा है क्या, और प्रश्न भले समझ में आ जाए आपको ऑप्शन नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश में आते हैं आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर आप एजुकेशन की से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कोई भी लाइन में है तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पर एडुसेट, स्मार्ट क्लासेस, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स लिखा हुआ है। मोस्टली लोगों ने सही आंसर बताया था, तो लेकिन मैं एक कन्फ्यूज़न बता दूँ, कुछ लोगों का एडुसेट भी लिखा हुआ था। देखिए, एडुसेट एक ऐसी चीज़ है जो सैटेलाइट है, जो एजुकेशन पर्पज़ से भेजी गई है, लेकिन आप सैटेलाइट पर बैठ के कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते। आप करेंगे कहाँ? घर पर बैठ के, क्योंकि आप दूरस्थ माध्यम से पढ़ रहे हैं, मतलब आप क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते या किसी कारण से आपने क्लास नहीं ज्वाइन की। तो एडुसेट वो चीज़ नहीं है। आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से धीरे धीरे ऑनलाइन कोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर सही होगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मूक। और मूक यूजीसी नेट में तो एक अपने आप में एक टॉपिक दिया गया है कि आप इसके बारे में पढ़ें और इसके बारे में कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, मूक। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहला प्रश्न है, यह ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के इस चक्र से सतत परिवर्तनशील है, इस कथन की पुष्टि किस दर्शन के द्वारा होगी। तो अब बात हो रही है दर्शन की मान्यताओं की। तो कई प्रकार की मान्यताएं हैं। तो एक मान्यता कहती है कि ये ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो हमारी पृथ्वी है या हमारा जो ब्रह्मांड है, ये किसी न किसी प्रकार में बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। ये तो ब्रह्मांड के बनने और बिगड़ने को, ये जो क्रियाकलाप होता रहता है, ये परिवर्तन कहा गया है, बहुत बड़ा, है ना। तो जो दर्शन है वो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के प्रलय से जो रिलेटेड बात करता है वो है सांख्य दर्शन। तो आप ज़्यादातर सांख्य दर्शन में कभी पाएंगे तो ये बनते बिगड़ने वाली बात बहुत दिखाई देगी कि प्रलय आ गई, फिर दुनिया बन गई, फिर किसी रूप में सामने आ गई, फिर किसी रूप में प्रलय आ गई। तो ये सब चीज़ें सांख्य दर्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ना। इन्होंने सांख्य दर्शन में कहा है कि 2 ही दुनिया में वस्तुएं हैं, एक प्रकृति है और एक जीवात्मा है। यही बनते हैं, यही बिगाड़ते हैं, यही जो है प्रकृति को आगे चलाते हैं और यही बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं। बस आपका आज का जो प्रश्न है यहीं से मैं निकाल रहा हूँ कि सांख्य दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है। ये आज का प्रश्न है आपका। बहुत सरल प्रश्न है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर था ए, यानी कि सांख्य दर्शन, और इसके प्रणेता आपको बताने हैं, प्रवर्तक बताने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। तो शिक्षक भी जिंदगी भर सीखता है और कोई भी व्यक्ति हो जिंदगी भर सीखता ही सीखता है ना। लेकिन एक शिक्षक का सीखना बहुत जरूरी है। अब आजकल का जो शिक्षक है, मैं 2 प्रकार के शिक्षकों को देखता हूँ। एक शिक्षक ऐसे हैं जो अपडेट रहते हैं हर चीज़ में, चाहे दुनिया कहाँ जा रही हो, उनका जीके भी अच्छा रहेगा, करंट अफेयर भी अच्छा रहेगा, उनका जो विषय है वो भी उनके रूप में अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ टीचर हैं वो अपना विषय तो संभाल लेंगे, लेकिन और क्या बदलाव हो रहे हैं विषय में,
पाठ्यक्रमों में उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इससे क्या होती है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो चीज़ें बच्चों को पता होती हैं उतनी ही शिक्षक को नहीं पता होती हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षक को थोड़ा बहुत तो ज़्यादा पता ही होना चाहिए अपने स्टूडेंट से, है ना, और अपने विषय में तो खास तौर पर। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ कि ये लाइन किसने कही है कि एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वो स्वयं नहीं सीख रहा हो। तो यहाँ पर सही आंसर आपको सीधे बता दूं, क्योंकि ये लाइनें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन हम लोग जल्दी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं कि आखिर किसने कही होंगी। तो टैगोर ने शिक्षकों की थोड़ा साइकोलॉजिकली बातें ज़्यादा कही हैं और शिक्षक पे ज़्यादा फोकस किया है ना। शिक्षा पे तो किया ही किया है, शिक्षक पे भी ज़्यादा फोकस किया है। तो टैगोर को ढूंढना थोड़ा सा इसलिए आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सर्वाधिक सशक्त बाध्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सार्वभौमिकरण का मतलब प्राथमिक शिक्षा को अच्छे से आगे जो नियम कानून है उसमें लाना, जो भी हमारी मुख्य धारा है उसमें जोड़ना। तो सशक्त बाध्यता क्या है, कौन ऐसी चीज़ है जो प्राथमिक शिक्षा को आगे सार्वभौमिकरण कर सकती है। तो क्या जातीय विचार ऐसा कर सकते हैं, क्षेत्रीय राजनीति ऐसा कर सकती है, शिक्षकों की उपलब्धता ऐसा कर सकती है, या वित्तीय आवंटन भी ऐसा कर सकता है। देखिए क्षेत्रीय जाति विचार तो थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन बाकी तीनों चीज़ें यहाँ पर सही दिखाई दे रही हैं, है ना। क्योंकि किसी भी शिक्षा में या कोई भी कार्य करने चलेंगे तो वित्तीय आवंटन तो जरूरी है ना, फाइनेंशियल जो एलोकेशन होता है वो जरूरी होता है, शिक्षकों की उपलब्धता भी जरूरी होती है, और राजनीति जो है वही इस चीज को आगे बढ़ा सकती है, रोक भी सकती है। तो जो सशक्त काम कर सकती है, इस चीज के लिए स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो सकती है, वो है क्षेत्रीय राजनीति। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि रीजनल पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। तो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन यानी कि पॉजिटिव सोशल चेंज की बात हो रही है। तो सांस्कृतिक जड़ता, परिणामों का भय, कट्टर दृष्टिकोण या उत्कृष्टता हेतु प्रयास। देखिए बात पहले उन्होंने यही कह दी कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन यानी कि एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन जिसमें मान लीजिए कि ऐसा कोई कुरीति चल रही हो, कोई समस्या चल रही हो, लेकिन बाद में वो परिवर्तित होके खत्म हो गई हो। तो वो कहाँ दिखाई दे रही है, तो साफ साफ वो डी में दिखाई दे रही है, उत्कृष्टता हेतु प्रयास में दिखाई दे रही है। सांस्कृतिक जड़ता का मतलब होता है आप एक सांस्कृतिक जड़ता से जुड़े हुए हैं, आप उसको किसी भी रूप में छोड़ना नहीं चाहते। देखिए अपनी संस्कृति अच्छी कही जाती है ना, लेकिन संस्कृतियों में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जहाँ पर हम उस चीज़ को हटाना ज़्यादा सुलभ समझते हैं, क्योंकि जो समय है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, और अगर आप सांस्कृतिक जड़ताओं में जो छुपे रह जाएंगे तो शायद बाकी लोग आगे चले जाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि संस्कृति को छोड़ देना चाहिए, संस्कृति को भी लेके चलना चाहिए, और संस्कृति की जड़ताओं को यानी कि जो हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, उनको छोड़ देना चाहिए। परिणामों का भय, हम आगे बढ़ेंगे तो परिणाम क्या होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब अकेले रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि, तो परिणामों का जो भय होता है ना, वो आपने एडवर्टाइज तो देखा है ना, डर के आगे जीत है, तो वही वाला थोड़ा अच्छे लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि परिणामों का जो भय होता है वो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकता। कट्टर दृष्टिकोण, ये तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कट्टरता, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जातीय हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, वो भी कभी सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती किसी भी रूप में, चाहे आप अपने किसी भी प्रयास को बहुत कट्टर क्यों ना मान रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही, लेकिन फिलहाल उत्कृष्टता के लिए जो भी प्रयास होता है वो सब सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा समाज जातिगत निष्ठा को बढ़ावा देगा। जातिगत निष्ठा का मतलब प्रमोट करेगा कास्ट को, मतलब ये कास्ट जो कास्टिज्म फैला हुआ है वो प्रमोट करता है। तो वो कौन सा समाज होगा जो बढ़ावा देगा, वो आपको बताना है। गतिशील समाज, मुक्त समाज, बंद समाज या योग्यता आधारित समाज। तो यहाँ पर बंद समाज जातिगत व्यवस्था को वही आगे बढ़ाएगा जो क्लोज सोसाइटी को होगा। वो कहेगा भाई हमारी जाति इतनी ही है, इसी में लोग जुड़ेंगे, इसी से बात करेंगे, इसी से मिलेंगे, बाकी जातियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ें बंद समाज में पाई जाती हैं, जो कि एक समाज के लिए उचित नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से नकारात्मक सामाजिक परिवर्तन माना जाएगा।
है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा प्रकार इष्टतम विकास की सीमा तक पहुंचता है? तो इष्टतम का मतलब मैक्सिमम, सबसे अधिक कहां तक पहुंच सकता है, तो वो विकास की सीमा तक पहुंचा सकता है। कौन सी बुद्धि होती है वो? भावनात्मक, सांस्कृतिक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धि? सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं मैं, संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो है वो सोचने विचारने का काम करती है। संज्ञानात्मकता होती क्या है? देखिए, जो संज्ञानात्मकता होती है यानी कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है, वो चारों तरफ आपको सोचने पर मजबूर करती है हर तरीके से, कि आपको विचार करने का मौका देती है, कल्पना में खोने का मौका देती है, हर तरीके से सोच विचार के आप काम करिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे विचारेंगे नहीं तो आप उस काम को अगर पहले तरीके से करते रहेंगे तो फिर वो नए रूप में एक नए लेवल पे नहीं जा सकता। भाई आज का जो खोजें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो सोच विचार के चलती हैं, बहुत कुछ विचार उनके दिमाग में आता है तब जाके कुछ नया मिलता है हमको। बाकी चीज़ें क्या है, वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, जो कि कुछ नयापन लाने में असमर्थ हैं, रुकावट पैदा करती है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका। और संज्ञानात्मक जो आपने सिद्धांत पढ़ा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, तो वो किसको नहीं पता है? पियाजे ने दी थी, 4 उसके स्तर बनाए थे और हर स्तर पर यही बताया था कि बच्चा किस तरीके से अपने आप स्वयं संज्ञानात्मक तरीके से सोचता है और आगे बढ़ता है। आगे बात करते हैं, थॉर्नडाइक के निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत में पावलोव की क्लासिकी अनुबंधन का पूर्वानुमान लगाया जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज थॉर्नडाइक प्रेडिक्ट पावलोव्स क्लासिक इनेक्सेशन? तो यहाँ पर 4 नियम आपको दिए हैं और ये कहा है कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम जो पावलोव का नियम है उससे मिलता जुलता है। नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, जो थॉर्नडाइक है उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 सेकेंडरी रूल दिए थे, यानी कि गौड़ नियम दिए थे। तो यहाँ पर 2 प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम होता है, वो 3 नियम होते हैं। यहाँ पे 2 ही लिखे हुए हैं और 2 और लिखे हैं। ये दोनों जो हैं ये तत्वों की प्रबलता का सिद्धांत और साहचर्यात्मक स्थानांतरीय गौड़ नियमों से संबंधित होते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएट ट्रांसफर। मतलब हम जब कुछ सीखते हैं तो कोई ना कोई चीज सिखाने में लाभदायक होती है। जैसे आपने पावलोव की स्टोरी सुनी होगी, तो जो कुत्ता है उसको 2 प्रकार से सिखाया जा रहा था। एक तो ये देखा जा रहा था कि जो बेल बजेगी, खाना मिलेगा, तो बार बार उसको दोहराया जाएगा, तो क्या होगा, एक दिमाग में एक विचार पैदा होगा कि जब घंटी बजती है तभी खाना मिलता है, तो उसके मुंह में लार आने लगती थी, है ना। बाकी आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही सहचर्यात्मक स्थानांतरण जो थॉर्नडाइक का है वो भी कहता है कि अगर बार बार उसी काम को करेंगे तो उसके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि उसमें बिल्ली थी थॉर्नडाइक में, तो वो किस प्रकार से अपने पंजे से प्रयास करके किसी भी पिंजरे को खोल सकती है। तो एसोसिएट्स चीजें हैं जो जुड़ जाती हैं आपके उस काम से जो बार बार होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? तो साइनेटिक्स वर्ड ही अपने आप में थोड़ा सा अलग है और साइनेटिक्स जो है इसकी जो खोज की थी मैं आपको बता दूं, वो की थी विलियम जॉर्डन ने। थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा मैंने, विलियम जॉर्डन ने की थी, तो कभी भी पूछ लिया जाए तो आप लोग आराम से बता दें। विलियम जॉर्डन ने कहा था कि जब हम अपनी किसी भी शिक्षा प्रणाली को या लर्निंग मेथड को अपने अच्छे से, यानी कि हम उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम किसी भी समस्या को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम किसी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे तो हम कोई शॉर्ट तरीका ढूंढ लेते हैं, उसको समझने का तरीका ढूंढ लेते हैं, है ना। बहुत लोग अपने लर्निंग मेथड को अपने हिसाब से चलाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। वो साइनेटिक्स के अंतर्गत आता है, वो विलियम जॉर्डन ने प्रतिपादित किया था। तो ये कहा है कि ये किससे संबंधित है? प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित है, पिछड़े बच्चों से संबंधित है, सृजनशील बच्चों से संबंधित है या मंदबुद्धि बच्चों से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 जगह आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सृजनशील होगा, प्रतिभाशाली होगा या सृजनशील होगा। तो यहाँ पर जो क्रिएटेड बच्चे हैं ये अपना कोई भी काम प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से करते हैं, मतलब समस्याओं को दूर करते हुए अपनी लर्निंग मेथड को
आगे बढ़ाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ये किसी भी चीज़ को सीख तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन क्रिएटेड हो या नहीं हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसीलिए साइनेटिक्स वर्ड हमेशा क्रिएटेड चिल्ड्रंस के लिए वर्ड यूज़ होता है। और यहाँ पर जो वर्ड है ये डी सी उल्टा हो गया है, तो यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर डी होना चाहिए, तो ये सी है। और यहाँ पे भी मैं सही कर दूँ, ये अक्सर हो जाता है, तो सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रिएटेड चिल्ड्रन। 9वां प्रश्न है, नीतियों की योजना बनाने में सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुसंधान सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो रिसर्च का प्रश्न है। रिसर्च कह रहा है जब नीतियों की बात हो रही है, सरकार चाहती कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो समाज के लिए उपयोगी हों, तो हम किस प्रकार का रिसर्च करेंगे समाज में जाकर? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूँ। वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी। देखिए डिस्क्रिप्टिव जो स्टडी होती है कब की जाती है? तब की जाती है जब कोई हमें बताया गया है कि भाई आप सर्वे करिए जाके कि ये चीज़ लोगों में समस्या है। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है लर्निंग से संबंधित है कि भाई जो उस क्षेत्र के लोग हैं आखिर पिछड़े क्यों हैं पढ़ाई लिखाई में, तो हमने कुछ लोगों को भेजा रिसर्च करने को, भाई स्कूल खुले हुए हैं फिर भी पिछड़ापन है, तो क्या दिक्कत है? स्कूल में टीचर्स हैं, स्कूल है, तो क्या दिक्कत है? तो पता चल रहा है कि वहाँ पर लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं या उनके पास अपनी खुद की कोई अच्छी कमाई नहीं है, तो वो पढ़ाई करें या बच्चों को कमाई पे भेज दें। तो क्या होता है, बच्चे खुद स्कूल नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि घर में जो है हेल्प करें अपने माँ बाप की और आगे जो है घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। तो वो चीज़ सर्वे से पता चलेगी कि आखिर वहाँ पर समस्या क्या है। तो वो आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा की तरह मैं आपको देता हूँ, और आपको वो अगले वाले टॉपिक तक कमेंट बॉक्स में बताना होता है। बाकी मैं अगले वाले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा स्टैटिक्स से रिलेटेड है और बहुत ही सरल है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सही आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिएगा हमारी सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।